गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक कर एक देश। ऐसे तो ये एप्लीकेबल हो गया है 1 जुलाई से, बट अभी भी लोगों में बहुत सारी असमंजस जैसी स्थिति है। कई लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या, इसमें करना क्या है, कैसे सारी चीजें इसमें होगी, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो आइए आज अपन उसको देखते हैं। यहाँ पे जीएसटी जब आया तो कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग उदास थे। कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग उदास थे। तो खुश उन लोग थे जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा था, और उदास वो लोग थे जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा था। तो यहाँ पे खुश होना और दुखी होना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि हमारे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेसमैन को यह जानना जरूरी है कि उसके बिजनेस के लिए जीएसटी उसको लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। एक तरीका होता है लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ के एंगल से देखेंगे, और फिर लॉ से ही निकल के आया है टर्नओवर वाला क्राइटेरिया। तो लॉ के एंगल से पहले देखना है और टर्नओवर के एंगल से देखना है। दो तरीकों से अपन एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले अपन चेक करेंगे लॉ के एंगल से। लॉ के एंगल से अपने पास एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आता है सप्लाई। सबसे पहले आएगा सप्लाई। सप्लाई मतलब होता है आप कुछ भी बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो वो एक सप्लाई है। कोई भी गुड्स बेचना या सर्विस देना वो एक सप्लाई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम में ही लिखा है कि गुड्स और सर्विस टैक्स सबके लिए यही एप्लीकेबल होगा। पहले अपने देश में बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, तो जैसे कि एक्साइज लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था, सीएसटी लगता था, ऐसे बहुत सारे टैक्स लगते थे। अब ये सब को स्ट्रीमलाइन करके सरकार ने सिर्फ एक टैक्स बना दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो अब ये जीएसटी लग किस पे रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। जब भी कोई गुड्स की सप्लाई होती है या फिर सर्विसेज की सप्लाई होती है उस पे लगता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सप्लाई की डेफिनेशन में अपन आते कि नहीं आते। तो सप्लाई जो दिया गया है, ये दिया गया है सीजीएसटी एक्ट में। अब गवर्नमेंट ने ये जो लागू किया जीएसटी, तो ये इसके लिए एक्ट्स बनाए और फिर एक्ट्स के द्वारा सारा प्रोविजंस लॉ बनाया और उसके द्वारा फिर जारी किया गया। तो इसमें एक्ट्स है, 4 प्रकार के एक्ट्स आएंगे, उसके बाद फिर अपने रूल्स आते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशंस है, सर्कुलर्स है, तो ये सारी चीजें मिलके हमारा पूरा जीएसटी का लॉ बनता है। तो उससे हम ये सारा चीजें पता करते हैं कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं। अपन को इतना सारा पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, बिजनेसमैन के लिए ही ये बताया जा रहा है। तो इसलिए आप बस अभी इतना देखिए कि आपका सप्लाई में आ रहा है कि नहीं, आपका गुड्स या सर्विसेज जो आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं जिसका, वो सप्लाई में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो सप्लाई की डेफिनेशन अपन को मिल रही है जीएसटी एक्ट में। अब जीएसटी एक्ट यहाँ पे ये गूगल प्ले स्टोर से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप है सीबीएसई का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को डाउनलोड कर, जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, आपका डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कई सारे ऑप्शंस, उसमें से आप जाइए एक्ट्स एंड रूल्स में। जैसे ही आप एक्ट्स और रूल्स में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे एक्ट्स आपके ओपन हो गए। उन बहुत सारे एक्ट्स में से आप चूज करिए सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट चूज करने के बाद अब वहां पे देखिए अपना 3rd चैप्टर जहां पे लेवी का आ रहा है। तो सेक्शन 7 में ये दिया गया है कि किसके ऊपर ये लेवी होता है। लेवी का सेक्शन 7 में है। तो ये सेक्शन 7 से अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले पॉइंट में तो ये लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हो रही है आपकी, वो फॉर अ कंसीडरेशन होना चाहिए। उसके बदले आपको कुछ पैसा मिल रहा है उसको बेचने के बदले, और उसके बाद वो आपके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, मतलब आपके बिजनेस में उसका काम होना चाहिए, इसलिए आप वो चीजें बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो। तो ये हो गया सबसे पहले। इस बेसिस पे ही अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपने को ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज जो अपन देखते हैं, दूसरी चीज जो आती है, अगर अपन कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज इंपोर्ट करें फॉरेन से, तो अपन को वहां पे टैक्स जीएसटी भी लग जाता है, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए हो या ना हो। बट अगर अपन इंपोर्ट करते हैं कोई सर्विसेज लेते हैं फॉरेन से, तो उस पर अपन को जीएसटी लग जाएगा। ये दो चीज हुई। उसके बाद आता है अपने 3 शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। अब आप इसको ये समझिए कि ये 3 आपके 3 शीट्स है। 3 शीट्स को आपको देखना है। ये जो यहाँ पे आपने एक्ट जो खोल रखा है, सेक्शन 7 खोले थे, अब उसको स्क्रॉल करके नीचे आइए। आखिरी पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे 3 शेड्यूल्स दिखेंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। अब आपने ये जो 3 शेड्यूल देख रहे हैं, तो पहला शेड्यूल का मतलब है
आपका कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस है तो भले ही वो बिना कोई कंसिडरेशन के हो, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए, बट अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, आप उसके बदले कुछ पैसा नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको जीएसटी लग जाएगा। हाँ, तो ये दिया गया है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में ऐसी 4 चीजें बताई गई है, ऐसी 4 चीजें बताई गई है जहां पे कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी आपको जीएसटी लग जाएगा। तो अब ये कैसे होगा, तो एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपका एक यूनिट है एक स्टेट पे और दूसरी यूनिट है दूसरे स्टेट पे, एक यूनिट है एक स्टेट पे, दूसरी यूनिट है दूसरे स्टेट पे, तो यहां पे आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हर स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां से आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए। एक होता है आप अपना सामान बेच रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो यहां पे बेच रहे हैं पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। यहां पे अगर आप दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई गोडाउन है, वेयर हाउस है, वहां पे आप अपना सामान बेचते हैं, फिर वहां से उसको सेल करते हैं, या फिर आपकी कोई दूसरी यूनिट है, वहां पे आप अपने सामान को बेचते हैं, वहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद फिर उसको सेल करते हैं, तो इस केस में जो आपकी 2 यूनिट है तो 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो गए। अब अगर आप अपनी दूसरी यूनिट को फ्री में भी सप्लाई करते हैं तो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें दी गई है आपके शेड्यूल 1 में, जैसे कि एजेंट और प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। अगर एजेंट कुछ सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल कुछ सप्लाई कर रहा है एजेंट को, तो यहाँ पे भी आपको जीएसटी लग जाएगा, भले ही कोई कंसिडरेशन ना हो फिर भी लग जाएगा। तो ऐसी बातें दी गई है आपके शेड्यूल 1 में। तो ये आप अपना शेड्यूल 1 यहाँ जहां से मैंने आपको बताया ऐप में, आप इसको खोल के यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों चीजें। उसके बाद नेक्स्ट आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में ये बताया गया है, ऐसी 7 चीजें बताई गई है, 7 ऐसी चीजें बताई गई है जो जहां पे थोड़ा सा असमंजस जैसी स्थिति रहती थी कि इसमें लगेगा कि नहीं, तो उस चीजों को यहाँ पे लिख के बोल दिया गया है कि यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। जैसे कि अगर आपका बिजनेस जो चल रहा है, आपका बिजनेस कुछ खरीदी और बेची करने का है, जैसे कि ट्रेडिंग का है या मैन्युफैक्चरिंग का है, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी को साथ में कोई अपने सामने वाली दुकान या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप किराए पे लगा देते हो, तो किराए पे दे देते हो, मतलब रेंटिंग कुछ कर रहे हो प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे ये इस शेड्यूल में बोला गया है कि ऐसी चीजें भी, इसमें भी जीएसटी लग जाएगा। भले आपका बिजनेस नहीं है रेंटिंग करने का, आपका बिजनेस रेंटिंग का नहीं है, फिर भी अगर आप रेंटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसी 7 चीजें हैं, अगर वो 7 में से कोई सी भी चीजें आप कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ये रहा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में ये 7 चीजें हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े आप यहाँ से खोल के देख सकते हैं कि आप ये सारी सर्विसेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नहीं लग रहा है, अगर इसमें से कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में 6 चीजें ऐसी दी गई है, 6 चीजें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए ऐसा दिया गया है कि इन 6 चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा, जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट वाला रिलेशन है, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। तो ऐसी चीजें और ऐसी 5 चीजें और जुड़ेगी इनमें, तो 6 चीजें मिलके ये बनता है शेड्यूल 3। ये रहा शेड्यूल 3 में ये 6 चीजें आप इनमें से देख सकते हैं। अगर ये चीजें आप कोई करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें आपको जीएसटी नहीं देना है। ये हो गए आपके सारे लॉ के एंगल में सप्लाई का सेक्शन 7 वाला पूरा खत्म हुआ। इसमें याद रखिए, सबसे पहले तो अपन ने देखिए कोई भी गुड सर्विस अगर अपन दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, फॉर अ कंसिडरेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ पैसा ले रहे हैं, उसके बदले कुछ सामान ले रहे हैं, कैसे भी करके अगर कुछ कंसिडरेशन आ रहा है सामने की तरफ से और वो अपने बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपन को उस पर जीएसटी लग जाएगा। दूसरा, जब अपन ने कुछ इंपोर्ट करे सर्विसेज, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो, जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद शेड्यूल 1, 4 ऐसी चीजें जहां पे कुछ पैसा मिल भी ना रहा हो, ना कोई गुड्स आ रहा हो, मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा हो, फिर भी अपन को जीएसटी लग जाएगा। जहां पे अपन ने देखे थे एक यूनिट से दूसरी यूनिट, मतलब डिस्टिंक्ट यूनिट का, डिस्टिंक्ट एंटिटी का वाला डेफिनेशन अपन ने देखे कि एक अपनी यूनिट यहाँ है, दूसरी यूनिट दूसरे स्टेट पे है, तो यहाँ पे अपन को जीएसटी लग जाएगा, भले अपन फ्री में अगर सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी प्रिंसिपल एजेंट वाला देखे थे, ऐसी यहाँ पे 2 चीजें और है, तो ऐसे 4 चीजें मिलती है जो कि अपन डायरेक्टली ऐप खोल के देख सकते हैं। फिर उसके बाद शेड्यूल 2 आया था। शेड्यूल 2 में 7 चीजें ऐसे बताई गई थी जहां पे एडिशनली अगर आप ये सारी चीजें भी अगर कुछ करते हैं, अपने बिजनेस में भले ना हो रहा हो, बट फिर भी आपको यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा।
उसके बाद शेड्यूल 3 में ऐसी 6 चीजें दी गई थी, ऐसी 6 चीजें जहां पे आपको जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता, ये चीजें यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा इन 6 चीजों। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं रेट पे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, लॉ एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए लॉ देख रहे थे अपन। लॉ में अपन ने सप्लाई देखा, सप्लाई में अगर अपन ने देखा कि इनमें से कुछ चीजें कर रहे हैं तो अपन को समझ में आ गया कि हाँ हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, सर्विसेज देते हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, हम कुछ सर्विस दे रहे हैं, होटल सर्विसेज है या फिर कोई सी भी सर्विसेज है, ऐसी कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो अपन कवर्ड हो गए इस पे, तो अपन को या फिर इसमें से कहीं पे कवर्ड हो गए तो अपन को यहाँ से पता चल जाएगा कि अपन एप्लीकेबल। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है रेट। अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि इसमें लगता है। अब ये पता करते हैं कि कितने परसेंट से अपन को जीएसटी लगेगा, कितने परसेंट से जीएसटी लगेगा। तो उसके लिए आप फिर से प्ले स्टोर में जा सकते हैं, यहां पे आप सर्च करेंगे रेट फाइंडर ऐप, जीएसटी रेट फाइंडर ऐप। तो जीएसटी रेट फाइंडर ऐप जब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ये आपका डाउनलोड हो रहा है, ये जैसे ही डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने आएगा क्विक सर्च, जहां पे आप अपने गुड्स या सर्विसेज का नाम लिख के डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि उस पर कितना परसेंट लगता है और उसका HSN कोड क्या है या SAC कोड क्या है। मतलब HSN कोड मतलब ये गुड्स के लिए होता है, गुड्स का एक कोडिंग सिस्टम है, उस कोडिंग सिस्टम बोलते हैं HSN, और SAC भी कोडिंग सिस्टम है, तो वो रहती है सर्विसेज के लिए। गुड्स के लिए HSN, सर्विसेज के लिए SAC। तो वो आपको नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा, रेट भी मिल जाएगा और आपका गुड्स का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा, किस कैटेगरी में आता है आपको ये पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके से क्विक सर्च में डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर या फिर अपन डायरेक्टली गुड्स सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन में जो रेट्स है वो गुड्स के रेट्स दिए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 0% है, 0% में मतलब आपको कुछ लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे आपको फिर आप खुश के माहौल पे आ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे जीएसटी है, जो जीएसटी रहा अब आपको 0% भरना है, तो आप उसमें खुश हो सकते हैं। तो ये 0%, फिर उसके बाद आता है 0.25% जो डायमंड्स वगैरह रहते हैं, तो उस टाइप की चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर 5% जो ज्वेलरीज में आपको मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजों में रहता है उसमें आपको मिलेगा। फिर आपके पास आएगा 5%, 3% रहा ज्वेलरीज के लिए, सॉरी, उसके बाद 5%, और फिर उसके बाद आता है अपना 12%, फिर 18%, फिर 28%, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो एक्सटर्नली सेस रहता है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो डायरेक्टली आपको सीबीईसी की वेबसाइट में मिलेगा। उसको अभी अपन नहीं देख रहे हैं, अभी अपने लिए यही काम की चीजें हैं। आप इनमें से सर्च करके देख लीजिए, इनमें से आपका गुड्स यहाँ पे कवर्ड मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सर्विसेज का। सर्विसेज का जब अपन देखते हैं तो अपने पास यहाँ पे फिर से 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। इनमें से आप चेक कर लीजिए आपकी सर्विसेज कौन से में कवर्ड हो रही है। जब ये आप चेक कर लेते हैं तो अब आप सेकेंड स्टेप पे क्लियर कर गए। अब आपको पता चल गया कि हमारे गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल हो रहा है। जब सेकेंड स्टेज आप क्लियर कर लिए, अब आइए थर्ड स्टेज जो कि है रिवर्स चार्ज का। अब जो आप ये ऐप देख रहे थे, इस ऐप में आपको एक दिखेगा अदर इंफॉर्मेशन के लिए, आपको एक टैब दिख रहा है सर्विसेज के नीचे वाला। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे सीबीईसी की वेबसाइट। आप पहुंच गए सीबीईसी की वेबसाइट पे। सीबीईसी की वेबसाइट में यहाँ पे आप उसके सेंटर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, एक्ट्स के, फिर रूल्स के, नोटिफिकेशंस के, सर्कुलर्स के, और वहीं पे आपको दिखेगा रेट्स के, जीएसटी रेट्स। तो वहां पे एक ऑप्शन है जीएसटी रेट्स फॉर गुड्स, जीएसटी रेट्स फॉर सर्विसेज। जो ऐप्स के थ्रू नहीं कर रहे हैं वो डायरेक्टली ये सीबीईसी की वेबसाइट खोल सकते हैं। सीबीईसी की वेबसाइट खोलने के बाद वो जीएसटी का टैब क्लिक करेंगे तो उनको यही पेज शो हो जाएगा। और जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इसके लिए जो मैंने ऐप डाउनलोड करवाया था और फिर रेट के लिए जो ऐप डाउनलोड करवाया, वो सारा चीज पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ साइट पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। तो आपने रेट भी चेक कर लिया। अब रेट यहाँ पे आपने रेट चेक कर लिया। अब इसके बाद जब अपन थर्ड स्टेप पे गए थे तो वहां पे मैंने आपको पोर्टल खुलवाया, पोर्टल सीबीईसी का पोर्टल खुलवाया। सीबीईसी के वेबसाइट पे अपन ने देखा कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से अपन चूज करेंगे जीएसटी फॉर सर्विसेज, जीएसटी रेट फॉर सर्विसेज। जब अपन जीएसटी रेट फॉर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो वहां पे फिर से बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वहां पे अपन को चूज करना है रिवर्स चार्ज, जिसपे एप्लीकेबल हो रहा है वो वाला ऑप्शन। तो अपन रिवर्स चार्जेस पे एप्लीकेबल वाला ऑप्शन क्लिक करें तो फिर अपन को एक शीट दिखेगी। उस शीट में अपन को 12 आइटम्स दिख रहे हैं, 12 ऐसी सर्विसेज जहां पे गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाइड कर रखा है कि ये रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल होगा। अब ये रिवर्स चार्ज एक नया सा वर्ड लग रहा है आपको, आगे है क्या ये रिवर्स चार्ज?
रिवर्स चार्ज का मतलब ये हो गया कि वो सर्विसेज में दे नहीं रहा हूं, वो सर्विसेज में ले रहा हूं और मेरे को उसका टैक्स भरना है। वो सर्विसेज में दे नहीं रहा हूं, वो सर्विसेज में ले रहा हूं और फिर भी मेरे को उसका टैक्स भरना है। तो ये ऐसी 12 सर्विसेज है जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखी है। तो जब भी आप कोई सर्विसेज ले तो आप चेक कर ले क्या ये आप 12 सर्विसेज तो नहीं ले रहे हैं। अगर ये 12 सर्विसेज ले रहे हैं तो उस पर टैक्स आपको भरना है। तो ये आपको दिख गया, ये डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिए। जब भी आप कोई सर्विसेज ले तो चेक कर लीजिएगा कि ये 12 सर्विसेज में तो नहीं कवर हो रही है। अब ये वाला प्रोसेस में एक रिवर्स चार्ज अपन ने देख लिया, नोटिफाइड वाला। अब अपन देखते हैं सेकेंड प्रकार का रिवर्स चार्ज। अब जो सेकेंड वैरायटी है रिवर्स चार्ज की वो ये है कि अगर अपन कुछ सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर अपन मतलब कुछ परचेज कर रहे हैं या फिर कोई सर्विसेज ले रहे हैं या अपन कोई परचेजेस कर रहे हैं या फिर कोई सर्विसेज ले रहे हैं, वो जिससे ले रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है। समझ में आ रहा है? यहां पे अपन सेल नहीं कर रहे, यहां पे अपन परचेज कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस ले रहे हैं और उस लेने के ऊपर अपन ये देख रहे हैं कि अपन किससे ले रहे हैं, सामने वाला रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सामने वाला उसमें जीएसटी चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर अपन कुछ ऐसा टैक्सेबल सप्लाई देख रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई क्या हुआ, अगर यहाँ पे रेट में 0% है या फिर इसमें कुछ कवर्ड होता ही नहीं है तो वो नॉर्मल सप्लाई हो गया। पर नॉर्मल सप्लाई अपन टैक्सेबल सप्लाई देख रहे हैं, तो जैसे ही वो टैक्सेबल सप्लाई अगर अपन कुछ अनरजिस्टर्ड डीलर से ले रहे हैं तो वहां पे अपन को उसका टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट को इसके लिए टैक्स चाहिए था, यहाँ पे हर एक से टैक्स मिले, ऐसा गवर्नमेंट चाहती थी। तो यहाँ पे अगर वो अनरजिस्टर्ड वाला टैक्स नहीं दे पा रहा है, वो छोटा आदमी है, तो क्या आप उसका टैक्स भर दो, ऐसा बोला गया है गवर्नमेंट का। हम उसका टैक्स भरेंगे अगर अपन सर्विसेज ले रहे हैं या परचेज कुछ कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू एक छोटा सा छूट दिया अपन को। ये छूट मिला कि 5,000 तक की अगर अपन सर्विसेज या गुड्स खरीदते हैं कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से एक दिन, और ये 5,000 जो है ये एग्रीगेट एक दिन का है, मतलब एक सप्लायर से अपन 5,000 तक का सामान नहीं ले रहे हैं। अगर अपन सब मिला के अगर 5,000 तक का अगर सामान लेते हैं, सारा अगर सामान लेना या सर्विस लेना एक दिन में 5,000 तक का है, तो फिर अपन को रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। पर जैसे ही आपका जिस दिन आपका 5,000 से एक्सीड कर रहा है उस दिन में आपको यहाँ पे रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ नोटिफिकेशन क्या था 5,000 की कहानी। अब ये हुआ अपना रिवर्स चार्ज। तो अपन ने ये देख लिया ये 3 वैरायटी, और वो कहां से अपन को मिलेगा वो भी अपन ने चेक कर लिया कि कहां से अपन को डाउनलोड करके रखना है, अपने पास सेव अपनी बिजनेस चलाना है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे मैंने आपको 2-3 शीट दी, 2 ऐप दिए और यहाँ पे एक रिवर्स चार्ज का एक आपको पीडीएफ दिया। यहाँ पे कुल मिला के आपको 2-3 चीजें आपको डाउनलोड करके रखनी है और आप एक बार आपको चेक करके रखना है कि क्या क्या आता है इसमें, ताकि आपके बिजनेस में कहीं कवर तो नहीं हो जाता है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब लॉ के एंगल से अपन ने देख लिए, अब अपन देखते हैं टर्नओवर के एंगल से। आप घबराइए मत, अगर आप इसमें एप्लीकेबल आपके ऊपर हो भी गया है, रेट लग भी गया है, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजें आपको बताई है, आपको ऐसी सुविधाएं दी है कि आप अभी भी बच सकते हैं। यहाँ पे आप कवर्ड हो गए, पता चल गया आपको, बट आप अभी भी बच सकते हो। कैसे बच सकते हो अपन देखेंगे टर्नओवर में। टर्नओवर अगर आपका 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम अगर आपका टर्नओवर है, ये टर्नओवर अपन देख रहे हैं एनुअली। अगर आपका एक साल में टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वो खुश लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, ये वो खुश लोग हैं। अब इसके बाद अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, अभी भी ठहर जाओ, आपके पास एक उपाय और है बचने का, थोड़ा सा बचने का। इसमें कुछ फायदे भी है, कुछ घाटे भी है। दूसरा जो उपाय है वो है आपका कंपोजिशन डीलर का। कंपोजिशन डीलर बनने के लिए अगर आपका टर्नओवर 75 लाख से कम है, 75 लाख से कम है, तो अभी आपके पास एक छूट मिली है कि आप कंपोजिशन डीलर बन जाइए। कंपोजिशन डीलर बनते ही आपको यह फायदा मिलेगा कि आप कुछ परसेंटेज खाली टैक्स भर देंगे और आपको पूरा जीएसटी का जो आपका रेट एप्लीकेबल हो रहा था वो नहीं भरना पड़ेगा। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स आपको खाली पे करना पड़ेगा। अब ये कंपोजिशन डीलर मिलेगा किस किस को? तो ये कंपोजिशन डीलर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उनको मिल जाएगा, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मिल जाएगा, पर जो सर्विस दे रहे हैं उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसमें से सिर्फ एक जो कि है रेस्टोरेंट, सिर्फ रेस्टोरेंट को ऑप्शन मिलेगा, बाकी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपोजिशन में वो आप नहीं आ सकते हो, भले ही आपका टर्नओवर 75 लाख से कम है। अब ये ध्यान रखिए, ये जो कंपोजिशन डीलर वाली स्कीम है ये ऑप्शनल है। आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते।
लेना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें कंपोजिशन लेना एक ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप ले। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब आपको दिख रहा है कि इसमें टैक्स बहुत कम पटाना है तो हर कोई ले लेगा। तो इसमें मैंने जैसे बताया था, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान में ये है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने नहीं मिलेगा। अब ये क्या नया शब्द आ गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने नहीं मिलेगा? अब ये समझिए, ये ऐसा लॉ में लिखा गया है कि कोई भी सरकार एक ही चीज पे बार बार टैक्स नहीं लगा सकती। एक ही चीज पे बार बार टैक्स नहीं लगा सकते, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। इसको खत्म करने के लिए सरकार ने जो तरीका निकाला है वो है क्रेडिट लेने का। क्रेडिट लेने का तरीका यहां पे क्या होता है ये समझते हैं। जब भी अपन कुछ परचेज करते हैं या फिर सर्विस लेते हैं तो उस पर कुछ जीएसटी चार्ज होके अपन को मिलता है। जीएसटी बिल जो मिल रहा है तो उसमें जीएसटी लग के आ रहा है। तो जब उस गुड्स पे ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है तो जब मैं उसको सेल करता हूं तो उसी गुड्स के ऊपर दोबारा उसी अमाउंट पे जीएसटी फिर से लग जाता है। तो यहां पे तो देखो, एक बार टैक्स लग चुका है तो फिर से टैक्स लग गया, तो 2 बार टैक्स लग गया, तो 2 बार उसी चीज के लिए सरकार के पास टैक्स चला गया। तो ये तो कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, यहां पे टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। तो इसको खत्म करने के लिए यहां पे गवर्नमेंट ने क्या निकाला कि यहां पे जो तुम्हारा टैक्स लगा है उसको यहां पे जो टैक्स लगेगा उससे माइनस कर दीजिएगा। ये समझिए, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपन कुछ भी चीज परचेज करते हैं उसको जब सेल करते हैं तो उसका जो परचेज करने पे जो टैक्स लग के आया है, जो सेल करने पे टैक्स लग रहा है, उससे माइनस कर सकते हैं। तो जो माइनस करने के बाद जो टैक्स बचा खाली वो ही पे करना है सरकार को। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। और कंपोजिशन मैंने क्या बताया, कंपोजिशन अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा क्रेडिट लेने का। आप कोई भी क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, सीधा जो परसेंटेज दिया गया है उस परसेंटेज से आपको टैक्सेबल हो जाएगा। परसेंटेज का ये रेट्स दिए हुए हैं, आपको कौन सा रेट एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर आप कुछ इंटर स्टेट अगर कुछ सप्लाई करते हैं, कुछ चीज अगर आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेचते हैं या फिर सर्विस देते हैं तो आपको कंपोजिशन डीलर बनने नहीं मिलेगा। भले ही आपका 75 लाख से टर्नओवर कम है, बट अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन डीलर नहीं बन सकते। ये रहा कंपोजिशन डीलर का मतलब और उसके फायदे और साथ में उसके नुकसान में जो मेन था वो मैंने आपको बताया कि आपको क्रेडिट लेने नहीं मिलेगा। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्या कि ये नुकसान कैसे, आपको मैं बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर जैसे कि आपने रेट चेक किया तो परचेज जो कर रहे हैं उसका रेट अगर ज्यादा है और फिर आप उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर जब उसको सेल करते हैं तो उसका रेट अगर कम है, परचेज करते हैं तो उसका रेट ज्यादा है और सेल कर रहे हैं तो उसका रेट कम है, तो यहाँ पे आप चाहेंगे कि आप क्रेडिट ले सके और क्रेडिट ले सके और फिर उसको बाद में कभी यूज कर सके। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप रेगुलर स्कीम में जाए, कंपोजिशन स्कीम ना लें। इस तरीके से आपको पहले अपने आप बिजनेस को पूरा चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज बेनिफिशियल है। तो अभी तक अपन ने देखे 0% 0 से अगर 20 लाख तक का अगर आपका जो टर्नओवर है साल भर का तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। कंपोजिशन डीलर का ऑप्शन था 75 लाख तक। अब 75 लाख के बाद आपका चालू हो जाता है नॉर्मल आपका रेगुलर टैक्स पेयर बनना, रेगुलर रजिस्ट्रेशन। रेगुलर, अब यहाँ पे कंपोजिशन और रेगुलर वाले में ये फर्क रहेगा कि रेगुलर वाले में पूरा टैक्स भरना है, जो अपन ने रेट देखे थे पूरा का पूरा टैक्स भरना है और साथ में कंप्लायंस भी ज्यादा है। कंपोजिशन डीलर से कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। कंपोजिशन डीलर को साल में सिर्फ 4 क्वार्टरली रिटर्न भरना है। क्वार्टरली रिटर्न भरना है जो कि 4 रिटर्न रहेगा साल का, और साथ में एक एनुअल रिटर्न भरना रहेगा जो कि साल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर को भरा जाएगा। तो ये क्वार्टरली रिटर्न हर क्वार्टर के एंड होने के बाद 18 तारीख को भरा जाएगा, जो कि भरा जाएगा जीएसटीआर 4 में। जीएसटीआर 4 में ये रिटर्न भरे जाएंगे। और जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं 75 लाख से ऊपर सारे के सारे रेगुलर में है, और जो कंपोजिशन ऑफ नहीं करना चाहते तो वो लोग भी अपने रेगुलर पे आ गए हैं। और मान लो अगर आपका लिमिट 20 लाख से कम है, टर्नओवर कम है, फिर भी अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन लेने में कोई मनाही नहीं है। यहाँ पे फिर आप जो रजिस्ट्रेशन लोगे तो वो आप चूज करके ले सकते हो कि आपको क्या बनना है, और फिर उसके बाद जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन लिया आपको सारे कंप्लायंस फॉलो करने पड़ जाएंगे।
तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 4 रिटर्न GSTR 4 में भरेंगे 18 तारीख को क्वार्टर एंड होने के बाद। और यहाँ पे जब आपका 75 लाख से ऊपर में अगर आपने रेगुलर टैक्स पेयर बन गए तो आपको 12 रिटर्न भरना है साल में, 12 महीने के 12 रिटर्न भरने हैं। अब ये 12 रिटर्न की बाइफर्केशन 3-3 रिटर्न में हो रखे हैं, तो कुल मिला के हो गए आपके 36 रिटर्न। और फिर साल खत्म होने के बाद एक आखिरी रिटर्न जो भरते हैं जो कि है 37 रिटर्न, तो कुल मिला के 37 रिटर्न भरने हैं। बट आप घबराइए मत, ये जो दिख रहा है वैसा नहीं कि आपको बहुत सारे रिटर्न हो गए। अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया गया है। सरकार ने एक gst.gov.in नाम का एक पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल जब आप लॉगिन करोगे, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड लगेगा, जब आप इसको खोलोगे तो आपको यहाँ पे सारा सुविधा मिल जाएगी, कैसे आपको फाइल करना है और किस तरीके से क्या फाइल किया जाएगा, वो सारा सिस्टम यहाँ पे गवर्नमेंट ने बना के दिया है। आपको सब कुछ इस पोर्टल से ही होगा। सारे काम आप जो आपको कुछ भी करना हो, पेमेंट टैक्स का पेमेंट करना हो, रिटर्न भरना हो या फिर कोई भी काम करना हो, तो आपको इस पोर्टल से ही करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स का रोल तभी आएगा जब आप कुछ कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करते हो और आपके पास कोई नोटिस आ जाती है, तो आपको फिर आपका जो प्रोसेस रहेगा डिपार्टमेंट्स का वो बाद में आएगा। उसके पहले तक तो आपके पास सिर्फ एक ये पोर्टल ही है। अब यहां से अपन ने देख लिया कि इस पोर्टल में अपन को रिटर्न्स वगैरह भरने को मिलेंगे। अब गवर्नमेंट ने इतने अच्छे तरीके से एक पोर्टल का बनाने का जिम्मेदारी ली है कि आप सारा कुछ उस पोर्टल से कर सके। भले ही अभी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, धीरे धीरे टाइम लगेगा उसको सेटअप करने में। जब वो सेटअप हो जाएगी तो अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट रहेगी, सारा कुछ वो खुद एक वेबसाइट कर पाएगी। अब ये देखिए, आपको जो रिटर्न भरना था तो वो बहुत सारे रिटर्न हो रहे थे रेगुलर में। अब ये रिटर्न भरने की चलो कंप्लायंसेस वाली बातें अपन बाद में करते हैं कि कैसे क्या करेंगे। अभी अपन देखते हैं कि अभी जैसे कि बोला गया कि जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लगाना है, तो अब मेरे को जैसे मैंने कुछ सेल किया या फिर कोई सर्विस दी, तो क्या मैं जीएसटी लिख दूं अपने बिल पे? क्या मैं जीएसटी लिख दूं कि ये इतना % जो भी रेट देखा मैंने वो रेट से ये रहा जीएसटी, ये रहा अमाउंट? नहीं, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहां पे फिर अपन को देखना पड़ जाएगा कि क्या जो आप जो सप्लाई कर रहे हो अपने प्रदेश में ही कर रहे हो कि वो दूसरे प्रदेश में कर रहे हो, विद इन स्टेट हो रहा है या आउटसाइड स्टेट हो रहा है। एक स्टेट से एक स्टेट के अंदर ही कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। नाम से क्लियर रखिए, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंट्रा मतलब इंट्रा अपने ही स्टेट में जगह अगर आप सेल कर रहे हो तो अब पहले बात करते हैं, अगर अपने ही स्टेट में अगर अपन सप्लाई कर रहे हैं जो कि होता है इंट्रा सेल एंड इंट्रा स्टेट, तो यहां पे आपको दो प्रकार के टैक्स लगेंगे। एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बताया कि एक ही टैक्स होता है, फिर यहां पे ये दो टैक्स कहां से आ गए? तो आप घबराइए मत, आपको यहां पे जो आपने रेट देखा आपको रेट उतना ही लगेगा, बट उसको आपको आधा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को देना है। जो आपका रेट आपने देखा, अगर 12% आपने रेट देखा है तो 6% आप सीजीएसटी चार्ज करिए और 6% आप एसजीएसटी चार्ज करिए, तो आधा आधा दोनों गवर्नमेंट को बटेगा। अब ये तो हो गया अगर आपका एक ही स्टेट में अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई कर देते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर देते हैं जो कि बोला जाता है इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट में क्या होगा कि आपको जीएसटी फिर चार्ज करना है एक ही, बट यहां पे खाली जीएसटी नहीं, साथ में एक वर्ड और लगाना है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी। तो जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कुछ सप्लाई करेंगे तो यहां पे आप चार्ज करिए आईजीएसटी और वही रेट यूज करिए जो आपने रेट में देखे थे यहाँ पे ऐप में, जो मैंने आपको दिखाया था। आपका अगर 12% है तो डायरेक्टली आप 12% आईजीएसटी चार्ज कर दीजिए। तो ये अब आपको क्लियर हुआ क्या होता है। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। अब कुछ यूनियन टेरिटरीज वाले सोच रहे होंगे कि हमारा टैक्स कहां गया, हम तो स्टेट नहीं है, हम स्टेट टैक्स कैसे भरेंगे? तो आपके लिए है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब आप अपने यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी में ही अगर सेल करेंगे, अपने ही यूनियन टेरिटरी में, तो अब आपको यहाँ पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लग जाएगा, और अगर आप बाहर करेंगे तो आपको आईजीएसटी लगेगा। सेम कंसेप्ट है, एसजीएसटी की जगह आपको यूटीजीएसटी चार्ज करना है। अब यहाँ पे फिर एक ट्विस्ट है,
अपने इंडिया में होते तो 7 यूनियन टेरिटरीज है, बट फिर भी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो कि है पौंडीचेरी और दिल्ली। तो यहां पे इनको स्टेट का दर्जा दिया गया है जीएसटी लॉ में, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेशन पास हुए थे, तो यहाँ पे आपको स्टेट जीएसटी चार्ज करना है। ये क्लियर हो गया, सारे यूनियन टेरिटरी के कंसेप्ट क्लियर हो गए। 4 प्रकार के अपन को टैक्स पता चल गए, एक होता है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब अपन को समझ में आ गया कि अपन को बिल में ये लिखना है, इस टैक्स को लिखना है। समझ में आ गया कौन से टैक्स लिखना है अपन को। अब अपन देखते हैं कि अब ये टैक्स तो समझ में आ गया, अब अपन को क्रेडिट लेना है वो भी समझ में आ गया, बट अब अपन को ये क्रेडिट मिलेगा कैसे। अब इतने सारे 4 प्रकार के टैक्स हो गए, तो अब 4 प्रकार के टैक्स यहां पे दिख रहे हैं अपन को। सबसे पहले ऊपर आया अपना आईजीएसटी, फिर आया सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, फिर यूटीजीएसटी। जब अपन कुछ भी आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, इधर पे अपन अभी अपन जितना भी देखेंगे इस साइड पे अपना सेल ही रहेगा, इस साइड अपन आउटवर्ड है और ये अपना इनवर्ड है, यहां से अपन कुछ भी अपन परचेज कर रहे हैं। ये अपना इमेजिन करिए यहाँ पे सारा कुछ सेल हो रहा है, ये बिजनेस है और यहां से सारा कुछ इनपुट आ रहा है। अब जब भी अपन सेल करते हैं तो यहाँ पे अपन ने चार्ज किया एसजीएसटी, आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। ऐसी जैसे ही अपन ने परचेस किया या सर्विस ली तो यहाँ पे अपन को मिल गया सबसे ऊपर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, चारों मिल गए। अब इन चारों को सेट ऑफ कैसे करें, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये आपस में आप एक दूसरे से तो सेट ऑफ हो सकते हैं। मतलब कैसे, आईजीएसटी आईजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा, सीजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा, एसजीएसटी एसजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा, यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा। ये एक बार फर्स्ट स्टेप में सब एक दूसरे से अपने आप से सेटअप हो गए, अपने आप से सेटअप हो गए फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में अब दूसरों से लेंगे। अब जब दूसरों से लेना है तो यहां पे ध्यान रखिए, दूसरों से लेना या दूसरों से देना का जो काम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी का रहेगा। बाकी जो सीजीएसटी है वो जो है वो खाली आईजीएसटी के साथ ही जा पाएगा, बट वो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आपस में इंटरचेंज नहीं हो पाएंगे। ये जो है जैसे कि सीजीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ नहीं जा सकता और यहाँ पे एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ नहीं जा सकता। मतलब ये बोलने का मतलब है ये माइनस नहीं हो सकता। बट जो आईजीएसटी है, ये जो आईजीएसटी है वो यहाँ पे जब आएगा तो किसी के साथ भी माइनस हो सकता है। ये समझ में आया, यहां से जब आईजीएसटी आएगा तो वो किसी के साथ भी माइनस हो सकता है। और यहां पे अगर आईजीएसटी पे करना है तो उसके लिए अपन सीजीएसटी भी यूज कर सकते हैं। पहले तो आईजीएसटी यूज कर ही रहे थे, अब सीजीएसटी भी यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी भी यूज कर सकते हैं, यूटीजीएसटी भी यूज कर सकते हैं। मतलब आईजीएसटी के लिए अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये था आपका क्रेडिट का तरीका। अब जब आपको ये भी समझ में आ गया कि ठीक है हमको ऐसे क्रेडिट लेना है, अब हम आगे आते हैं कि अब हमको और क्या करना है। तो जैसे कि अगर आप टर्नओवर पे देख रहे हैं, टर्नओवर में 75 के बाद वाला जो टर्नओवर की लिमिट लिखी गई है 2 करोड़, तो 2 करोड़ से कम है अगर आपका टर्नओवर, तो आपको ऑडिट नहीं करवाना, आपको जीएसटी ऑडिट नहीं करवाना अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। बट अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको जीएसटी ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, और उसका भी रिटर्न जब आप एनुअल रिटर्न भरेंगे तो वहां पे एक रिटर्न और जाएगा, रिटर्न 9C के फॉर्म में, वहां पे रिकंसिलिएशन रहेगा और वो जीएसटी ऑडिट करा हुआ रहेगा। अब अपन आते हैं कंप्लायंसेस पे। कंप्लायंसेस में सबसे पहले तो अपन देखते हैं रिटर्न्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अपने ऊपर रेगुलर टैक्स पेयर के लिए 37 रिटर्न का पहाड़ सा था कि इतने सारे रिटर्न अपन को भरने हैं। तो अब अपन उसको देखते हैं कि आखिर वो है क्या। कंपोजिशन वालों के लिए 4 रिटर्न था साल में और 1 रिटर्न एक्स्ट्रा एनुअल रिटर्न, तो 5 रिटर्न था उनके लिए, और यहाँ पे है 37 रिटर्न। तो कंपोजिशन वाले भी सेल और परचेज की डिटेल ही दे रहे थे, वो एक साथ दे रहे थे, और अब अपन को इसको अलग अलग देना है, और अलग अलग ऐसे देना है कि ये एक दूसरे से मिल भी जाए। अब एक दूसरे से मिल जाए इस तरीके से डाटाबेस बनाया गया है जीएसटीएन पोर्टल पे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ एंट्री करता हूं तो सामने वाले के में डिस्प्ले में आ जाएगा कि ये एंट्री हुई। तो ये चीज मिलाने का तरीका कैसे रहेगा, वो एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अपन अब उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये बायर है और यहाँ पे ये सप्लायर है। अब ये जो बायर है ये या अपन से गुड्स ले रहा है या सर्विस ले रहा है, तो अपन अब इसको सप्लाई कर रहे हैं।
तो जैसे ही अपन सप्लाई करते हैं तो अभी सबसे पहले तो अपन को अपनी जो भी कुछ अपन सप्लाई कर रहे हैं, कुछ गुड सेल कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं, तो उसका डिटेल्स अपन को GSTR 1 में देना है 10 तारीख तक। अब ये 10 तारीख कब? उस महीने के अगले महीने के 10 तारीख में, मतलब जिस महीने का अपन को टैक्स भरना है उसके अगले महीने के 10 तारीख में ये रिटर्न भरनी पड़ेगी। इस रिटर्न में अपन यही बताएंगे कि अपन ने क्या क्या सेल करे हैं, क्या क्या सर्विस दिए हैं। तो ये जो अपन अभी दे रहे हैं उसका डिटेल्स GSTR 1 में दिखा है। जैसे ही अपन ने GSTR 1 फाइल किया, जैसी एंट्री मारे, अपन ने GST नंबर डाला सामने वाली पार्टी का, तो उस सामने वाली पार्टी के में ऑटोमेटिकली उस GST नंबर से लिंक होके उस जो अपन ने डिटेल्स डाले हैं, जो सर्विस का अमाउंट या सेल का अमाउंट डाले हैं, जितना टैक्स का अमाउंट डाले हैं, उसके में डिस्प्ले आ जाएगा। उसके में डिस्प्ले आएगा GSTR 2A के फॉर्मेट में, GSTR 2A के फॉर्मेट के उसके में डिस्प्ले आ जाएगा। जैसे ये डिस्प्ले में आएगा वो उसको देखेगा क्या चीज सही है क्या गलत है, और फिर वो बताएगा कि वो फिर बताएगा उसमें करना क्या है। तो ये यहाँ पे वो देख रहा है कि क्या चीज सही है गलत है। जैसे ये देख रहा है वैसे जब अपन किसी से कुछ परचेस करके आए हैं, तो उसने भी GSTR 1 फाइल किया होगा सामने वाले ने, क्योंकि उसके लिए तो वो सेल था। तो जब उसने GSTR 1 फाइल किया तो अपन को वो कैसे दिख रहा है? GSTR 2A में, यहाँ पे बताया मैंने 2A में दिख रहा है। तो ये GSTR 2A के फॉर्मेट में अपन को अपने पोर्टल में दिख रहा है, GST जो पोर्टल है उस पे अपन को ये दिख रहा है GSTR 2A के फॉर्मेट। अब इसको अपन देखेंगे कि अपन ने जो खरीदी करी थी वो उसमें वही सही टैक्स इनवॉइस से मिलवाएंगे कि उसने सब चीजें सही से फिलअप करी है कि नहीं करी। अगर इसमें मेरे को कुछ चेंजेस करना है तो मैं वो सारी चेंजेस करूंगा। 10 तारीख को मैंने ये रिटर्न भरा था, उसने भी ये 10 तारीख को रिटर्न भर दिया होगा, तो वो 10 तारीख से मेरे डिस्प्ले में आना चालू हो गई। 10 तारीख से वो डिस्प्ले में मेरे पास चल रही है, मैं उसको देखूंगा, कुछ भी करेक्ट करना है, मॉडिफाई करना है वो करूंगा। और उसके बाद जब ये सब हो जाए तो 15 तारीख को मैं उसको बोल दूंगा कि ये देखो ये ऐसा सही होता है, ये सारी चीजें अब इस तरीके से होनी चाहिए थी। ये मैं उसको बता दूंगा GSTR 2 में, मतलब मैंने जितने भी अपने परचेजेस की रिटर्न जितना भी मैंने परचेज किया था वो सारा कुछ मैंने भर दिया GSTR 2 में। इसका तो भरा ही, करेक्ट किया ही, साथ में अगर कुछ छूट गया था तो एक्स्ट्रा भी मैं GSTR 2 में भर के GSTR 2 फाइल कर दूंगा 15 तारीख तक। पहले तो अपन ने निपटा लिए कि जो अपन ने जो भी चीजें सब परचेज करी थी, जो भी सर्विसेज लिए थे, उसका पहले अपन को जो डिस्प्ले आ रहा था तो मैंने उसको ओके कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, जैसे ही मैं इसको ओके कर रहा हूं, जहां पे मैंने ओके किया 2 फाइल किया, तो अब उसके लिए जैसे ही मैंने ओके किया तो उसके लिए वो 1A के फॉर्मेट में शो होना चालू हो जाएगा कि सामने वाले ने ये परचेजेस ऐड ऑन करिए या ओके किया है, तो उसको ये दिखने लग जाएगा। जैसे ये इसको दिख रहा है वैसे ही अपन जिसको सेल किए थे तो उसके लिए वो परचेज था, तो अपन उसके लिए परचेज था, तो वो जो भी कुछ करेक्ट करेगा वो अपन को 1A में दिखने लग जाएगा। GSTR 1A में अपन को दिखने लग गया उसने क्या करेक्ट किया। जैसे ये अब दोनों साइड से दोनों चीजें हो गई, इधर से पूरा वेरीफाई हो गया, इधर से पूरा वेरीफाई हो गया, 1 के फॉर्मेट में, 2 के फॉर्मेट में, 1A 2A सारा कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद जब ये फाइनल हो जाता है तब अपन 20 तारीख तक 1A वाला जो अपन ने देखे थे, 1A में जो अपन को डिस्प्ले हो रहा था वो अपन चीज 3 में, GSTR 3 में फाइनली अब उसको मैचअप जितने हो रहे हैं वो सारा कुछ अपन डिटेल 3 में फाइल कर देंगे। यहाँ पे 3 में जैसे ही अपन ने फाइल किया 20 तारीख को, अब सारा कुछ मैच हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जो चीज मैच नहीं हो पाई है उसके लिए अपन वेट करेंगे। अगर वो अपन को अवेल करना है अगले साल के, जिस साल का है उसके अगले साल के सितंबर तक अपन को अवेल करने का टाइम मिला है, अवेल उस समय कर लो। अगर अपन उसके पहले अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो टाइम पीरियड और कम हो जाएगा। तो प्रीफर करें कि आप सितंबर तक रिटर्न, एनुअल रिटर्न उसके बाद ही फाइल करें अगर आपको ITC लेना है, अगर आपको क्रेडिट कुछ लेना है तो ये था आपका रिटर्न्स का एक पूरा तरीका। बट अब जो रिटर्न्स का तरीका जो अपन ने अभी देखा, अब अभी जो जुलाई और अगस्त का मंथ है तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे रिटर्न्स के लिए कि अभी ये सिस्टम तैयार नहीं था GST पोर्टल, तो और बिजनेसमैन को भी दिक्कत आ रही थी ये सब समझने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक समराइज्ड रिटर्न निकाला GSTR 3B एक समराइज्ड रिटर्न निकाला जो उस महीने के अगले महीने के 20 तारीख को भरना था, मतलब जुलाई का रिटर्न 20 अगस्त को भरना था, जो कि अभी एक्सटेंड होकर 25 अगस्त हो गया है। तो
और 25 अगस्त, और फिर कुछ क्रेडिट का वाला भी अमाउंट आया है, अगर क्रेडिट किसी को लेना है ट्रांस 1 फाइल करके। अब ये क्या है ट्रांस 1 वाला, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो उसके लिए 28 तारीख हो गया है। तो ये जो टाइम पीरियड वगैरह जो है ये अपन देखते हैं, इस चार्ट में सारा कुछ टाइम पीरियड दिया गया है। अब ये रिटर्न जो जुलाई और अगस्त के लिए जो भी रिटर्न का डेट्स रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे, बाकी सिस्टम जो रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा। सिस्टम आपको समझ में आया? सिस्टम समझ में आया, समझना इसलिए आप बिजनेसमैन को जरूरी है क्योंकि इस सिस्टम के हिसाब से ही आपको अपना बिजनेस का अकाउंटिंग सिस्टम, अपना कुछ भी सॉफ्टवेयर है वो इस हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा डाटा आपको यूज्ड होगा आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए। और एक एक डिटेल्स जब आपकी रिटर्न फाइलिंग में जा रही है तो सारा कुछ आप उस हिसाब से ही तैयार करें। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम से ही आप अपना सारा सिस्टम सुधार लें। अब जब मैं ये सिस्टम सुधारने की बात करता हूं तो ये समझना, इसलिए ये पूरा सिस्टम समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो यहाँ पे अभी तक अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले तो अपन ने 10 तारीख को जीएसटीआर 1 फाइल किया। ये सामने वाले को 2A के फॉर्म में दिख रहा था, वैसे ही अपन को भी 2A के फॉर्म में दिखना चालू हो गया। जब जैसे ही 2A के फॉर्म में दिखना चालू हुआ तो अपन उसको करेक्ट करके जीएसटीआर 2 भरे। जैसे जीएसटीआर 2 भरे, अब यहाँ पे अपन ने जीएसटीआर 2 भरे तो उसको 1A के फॉर्मेट में दिखने लग गया। यहाँ पे भी उस अपन को 1A के फॉर्मेट में दिखने लग गया। तो अपन को 1A के फॉर्मेट में दिखने लग गया तो अपन फाइनली सब कुछ करेक्ट करने के बाद जीएसटीआर 3 जितना मैच हो सका उसमें भर दिए। ये था पूरा प्रोसेस। अब अपन ने समझे कि कैसे अपन को रिटर्न्स भरना है। अब इसके लिए अकाउंटिंग क्या करना है? अकाउंटिंग के लिए जस्ट अपन को कुछ अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे कि इनपुट टैक्स का, आउटपुट टैक्स का। तो अलग अलग टैक्स के लिए अलग अलग अकाउंट खोलने पड़ेंगे। तो ये सारे अकाउंट्स जो खुलेंगे और उसमें अगर इंट्रा स्टेट के लिए अलग एंट्रीज हो रही है और इंटर स्टेट के लिए अलग एंट्रीज हो रही है, उसका यूटिलाइजेशन के लिए भी अलग अलग प्रकार की एंट्रीज हो रही है, और फिर रिवर्स चार्ज का केस होता है तो कुछ एंट्रीज और अलग हो जाती है। तो ये सारी एंट्रीज यहाँ पे जो डिस्प्ले में आ रहा है, ये एंट्रीज जो है वो यहाँ पे यूज होगी। इंट्रा स्टेट के लिए भी, फिर इंटर स्टेट के लिए भी, फिर यूटिलाइजेशन वगैरह का कुछ केस है तो, और फिर रिवर्स चार्ज का कुछ केस है तो। ये सारी एंट्रीज आप देख सकते हैं पॉज करके। अब ये सारी एंट्रीज आप अपने अकाउंटेंट को बता सकते हैं कि आपको अपने टैली सिस्टम या फिर जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें आपको ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी रहेगी। अब बल्कि ना पहले से बर्डन अब कम है ऐसा लग रहा होगा, लग नहीं रहा है, बट लिटरली अब जो रहेगा, अब सारा कुछ सिस्टम अगर एक बार अपन को अभी जो मेहनत करनी है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मेहनत करनी है। एक बार आपका सिस्टम पूरा तैयार हो गया तो फिर सारी चीजें अपने आप वर्क करेगी। फिर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जब फर्स्ट टाइम बस अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपना सिस्टम रेडी करने के लिए। अब ये हो गया अपना रिटर्न्स की बात, अपने अकाउंटिंग की बात। अब आते हैं अपन को पेमेंट करना है। तो पेमेंट करना है तो जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, नॉर्मल जो टैक्स पेयर, रेगुलर टैक्स पेयर जो अभी यहाँ पे अपन ने देखे थे पहले जो चार्ट्स आ रहा था, तो उसमें जो रेगुलर टैक्स पेयर था तो उन लोगों के लिए अपन को 20 तारीख, उस मंथ की नेक्स्ट मंथ के पहले 20 तारीख तक अपन को अपना पेमेंट करना है। और वो पेमेंट मतलब कि जब जीएसटीआर 3 फाइल करते हैं तब तक अपना सारा पेमेंट हो जाना चाहिए। पेमेंट अब बहुत आसान हो गया है, सारा कुछ इस पोर्टल में जाना है, ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, ई पेमेंट भी अवेलेबल है, और फिर साथ में आरटीजीएस और एनईएफटी सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई दी गई है पेमेंट के लिए। और अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो आप क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ में 18 तारीख के पहले आपको सारा कुछ पेमेंट करना है। अब जो ये पेमेंट की बात हो रही है तो जो भी कुछ आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये अपडेट हो जाता है कैश लेजर में। जब आप ये पोर्टल खोलेंगे तो आपको वहां पे कैश लेजर दिखते रहेगा और क्रेडिट लेजर दिखता रहेगा। तो जब कैश लेजर है मतलब जो भी आप कुछ पेमेंट करते हैं तो वो कैश लेजर में चले जाता है। ये एक समझ लो कि ये एक वॉलेट के हिसाब, वॉलेट के जैसे एक होता है कैश वॉलेट है अपने पास और एक क्रेडिट वॉलेट है। अपन जो भी कुछ पैसा डालते हैं वो अपने कैश वॉलेट पे चला जाता है, फिर उसको अपन यूज कर सकते हैं अपने पेमेंट के लिए, अपनी आउटपुट लायबिलिटी के लिए उसको अपन यूज कर सकते हैं। वैसे ही जो भी कुछ अपन पेमेंट, अब जो भी क्रेडिट ले रहे हैं तो क्रेडिट का जो भी अपन क्रेडिट बता रहे हैं कि ये एलिजिबल क्रेडिट है हमारा, तो वो हमारा क्रेडिट लेजर में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही क्रेडिट लेजर में डिस्प्ले हो गया तो एक वॉलेट जैसे वो यूज करने के लिए रेडी हो गया। अब जब भी अपन को कुछ पेमेंट करना है तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो लेजर है और ये पेमेंट का तरीका था। अब अभी जैसे कि अपन ने पेमेंट का तरीका देखे और फिर मैंने जैसे क्रेडिट का बताया, क्रेडिट में मैं एक बात और
ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सारा क्रेडिट वैसे तो मिल सकता है अपन को, क्योंकि अब जो लैंग्वेज है वो यूज करी गई है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब आपके बिजनेस में यूज अगर कुछ भी चीज हो रही है, या तो कुछ सर्विसेज दे रहे हो, कुछ या तो गुड्स खरीद रहे हो, तो अगर आपके बिजनेस में यूज हो रहा है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, सिवाय कुछ ब्लॉक क्रेडिट के। ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट एक होता है कि मतलब कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो आप सीजीएसटी एक्ट में यहाँ इस पेज पे खोल के, जो मैंने आपको ऐप बताया था वहां पे आप खोल के यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज ब्लॉक्ड क्रेडिट है, मतलब किसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा सारा क्रेडिट आपको अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, जो कि बताया मैं आपको कि क्रेडिट लेजर पे अपडेट हो जाएगा जैसे ही आप लेंगे, तो फिर उसको आउटपुट लायबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपने 2 वॉलेट का कंसेप्ट देख लिया। अब अपना पेमेंट भी हो चुका है, सब कुछ सिस्टम तैयार है, सारा कंप्लायंसेस हो गया। अब अपन जो एक चीज छूट गई थी वो थी इनवॉइस इशू करने। इनवॉइस इशू करने की बात, अब जब इनवॉइस मतलब अपन को, जब अपन ने सेल कर रहे हैं तो अपन को टैक्स इनवॉइस इशू करना है। टैक्स इनवॉइस इशू करते वक्त ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसका फॉर्मेट इसका फॉर्मेट सारा दिया गया है नीचे लिंक पे, आप लिंक सारे इनवॉइसेस का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसमें जो जितनी बातें दी गई है उसका ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। अब जैसे कि ये मैंने बताया, ये होता है टैक्स इनवॉइस। जब भी अपन ने कुछ सेल किया तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करना है। टैक्स इनवॉइस इशू करना अपने लिए बहुत जरूरी हो गया। हर एक उसमें सारे टैक्स के अमाउंट आने चाहिए, अपने सारे अपडेट पूरे प्रॉपर्ली होने चाहिए। अब इसके बाद आते हैं और भी जो फॉर्मेट्स है वो साथ में अवेलेबल है, जैसे कि अब डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई और पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो ये सारी चीजों का आपको मिल जाएगा फॉर्मेट्स। अब मैंने जैसे बताया कि बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, ये सब है क्या। अब जैसे कि टैक्स इनवॉइस हो गया कि अपन कुछ भी टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। टैक्स इनवॉइस एक केस में और इशू करना पड़ सकता है, जब भी अपन अनरजिस्टर्ड अपन सप्लायर से कुछ सप्लाई लेते हैं, तो जो टैक्सेबल सप्लाई ले रहे हैं तो अपन को क्या लग जाता है, रिवर्स चार्ज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रिवर्स चार्ज। इस केस में अपन टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब वी आर पेइंग टैक्स, सो वी विल ओनली इशू द टैक्स इनवॉइस। मतलब जब अपन सप्लाई कर रहे थे तो अब तो टैक्स इनवॉइस कर ही रहे थे, यहाँ पे परचेस करने के केस में भी टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ गया अपन को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया टैक्स इनवॉइस की बात। अब आते हैं अपना बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप कंपोजिशन डीलर है या फिर अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, अगर ऐसा केस है तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, ना कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। अब जैसे कि मैंने कंपोजिशन के केस में बताया कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। कंपोजिशन में आपको मैं एक बात ध्यान दिला दूं कि कंपोजिशन में अपन को बिल में टैक्स चार्ज नहीं करना है, क्योंकि ये जो टैक्स, जो अपन को जो स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स अपन पे कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर से वसूल नहीं करना है। वो अपन को अपने टर्नओवर के हिसाब से अपने को उस रेट एप्लीकेबल जो हो रहा है वो डायरेक्टली पे करना है गवर्नमेंट को। वो अपन अपने पॉकेट से करेंगे, वो अपन कस्टमर से नहीं लेंगे अपने, इसलिए अपन उनको बिल ऑफ सप्लाई दे रहे हैं। ये हो गया बिल ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट। अब देखते हैं डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान जहां पे अपन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रहे या फिर इस टाइप का कोई इशू नहीं कर रहे हैं, वहां पे अपन डिलीवरी चालान का कंसेप्ट आ जाता है। डिलीवरी चालान देते हैं। मान लो एक ही स्टेट में मेरे 2 यूनिट है, एक ही स्टेट में 2 यूनिट है, मैंने एक ही रजिस्टर ले रखा हूं, और अगर मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट को अगर सप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे एक ही, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट नहीं आया है, क्योंकि 2 रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, एक ही रजिस्ट्रेशन, अब मैं अगर कुछ सप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डिलीवरी चालान के थ्रू मैं यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ अपने सामान को। तो ये होता है डिलीवरी चालान का कंसेप्ट। अब देखते हैं कि रिसिप्ट वाउचर क्या होता है। तो रिसिप्ट वाउचर ये हुआ जब भी अपन को कोई एडवांस मिलता है कुछ भी सर्विसेज देने के लिए या गुड्स के लिए, तो अपन रिसिप्ट वाउचर इशू करते हैं। वैसे ही जैसे ही अपन पेमेंट करते हैं कुछ, तो अपन पेमेंट वाउचर इशू करेंगे। अगर रिवर्स चार्ज का केस था तब अपन कुछ भी पेमेंट करें तो पेमेंट वाउचर इशू करेंगे। तो ये सारे जो मैंने बताया, और जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का कंसेप्ट है, जब भी आप इशू कर रहे हैं तो इसका फॉर्मेट जो है वो यूज करके आप इशू करेंगे। तो ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए पूरा जीएसटी एक समराइज्ड फॉर्म में, ताकि आप आसानी से अपना बिजनेस चला सके। होप सो आपको इस वीडियो से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी जीएसटी के बारे में। अगर आपको ये पसंद आया
तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, आप उनको भी बताइए कि क्या है जीएसटी इस वीडियो के माध्यम से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिंदल प्रोफेशनल एकेडमी के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि मेरे आगे के जो भी वीडियोस रहेंगे जीएसटी से रिलेटेड या फिर कुछ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और इस पर कुछ कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके कुछ फीडबैक है, कुछ आपको पसंद ना आया हो, वो भी आप बता सकते हैं ताकि मैं आगे अपने वीडियोस पे उसको सुधार सकूं। थैंक यू।